हेलो दोस्तों। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो में पहला क्वेश्चन पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरीज हैज़ द शॉर्टेस्ट एक्सेस टाइम। यहाँ पे आपको चार तरह की मेमोरी के नाम दिए गए हैं और इसमें से जिसका भी शॉर्टेस्ट यानी सबसे कम जो है एक्सेस टाइम होता है वो कौन सी मेमोरी है। ऑप्शन ए में रैम दिया गया है, रोम दिया गया है, कैश मेमोरी दिया गया है और मैग्नेटिक कोर मेमोरी। ये चार ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं। ऑप्शन सी कैश मेमोरी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो याद रखेंगे आप, रैम जो है आपकी मेन मेमोरी है उससे फास्ट होती है आपकी कैश मेमोरी, और रोम भी जो है आपकी एक प्राइमरी मेमोरी है, जबकि मैग्नेटिक कोर मेमोरी जो है आपकी एक सेकेंडरी मेमोरी है। तो ऑप्शन सी जो का 25 का लास्ट राइट ऑप्शन होगा। अगर कैश की जगह, मतलब एक क्वेश्चन पहले पूछा गया था उसमें चार ऑप्शन दिए गए थे कि फास्टेस्ट मेमोरी कौन है, और उसमें एक ऑप्शन आपका रजिस्टर भी था। तो जब भी आपको रजिस्टर देखने को मिलेगा मेमोरी, तो रजिस्टर मेमोरी जो है वो होगी आपकी सबसे फास्टेस्ट होगी, कैश से भी ज़्यादा फास्टेस्ट होगी। लेकिन जब तक रजिस्टर नहीं दिया होगा ऑप्शन में तब तक कैश मेमोरी आपकी जो है सबसे फास्ट मेमोरी मानी जाएगी। तो याद रखेंगे यार आप, ये क्वेश्चन पहले भी पूछा जा चुका है। अगर कैश और रजिस्टर की बात आएगी तो रजिस्टर उसमें राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बाइनरी नंबर। तो इसमें से एक बाइनरी संख्या क्या है। तो आप जानते हैं जो बाइनरी नंबर होता है वो 0 और 1 से मिलकर बनता है, कॉम्बिनेशन होता है 0 और 1 का। तो ऑप्शन बी में आप देख सकते हैं 1 और 0 जो है, तो ये एक बाइनरी नंबर है। डेसिमल में आप इसको 10 भी पढ़ सकते हैं, लेकिन यहाँ पे बाइनरी पूछा है तो 0 और 1 इसमें इंक्लूड है, मतलब इनको मिलाकर ये बना है, तो ये आपका बाइनरी नंबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट पूछा है, फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन इज़ यूज टू स्टोर। तो इसमें से फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन जो होती है वो यूज़ की जाती है किसको स्टोर करने के लिए, तो आपके रियल इंटीजर्स को स्टोर करने के लिए आपकी फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन यूज़ की जाती है। और ये क्यों की जाती है, फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन मेक्स न्यूमेरिकल कंप्यूटेशन मच ईजियर। तो फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन की वजह से जो है न्यूमेरिकल कंप्यूटेशन ईजियर हो जाती है। 27 का भी राइट ऑप्शन है। 28 देख लेते हैं, सॉफ्टवेयर इज जनरली क्लासिफाइड इनटू विच टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर। तो आपके सॉफ्टवेयर जो होते हैं वो किस तरह से क्लासीफाई किए जाते हैं। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर भी होते हैं, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर भी होते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी होते हैं। तो बेसिक ये आपके तीन तरह के ही होते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, इसलिए इसका ऑल ऑफ दीज ऑप्शन डी जो है राइट आंसर टिक किया गया है। 29 है, इसमें पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर कॉल्ड लो लेवल लैंग्वेजेस। तो यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें लो लेवल लैंग्वेजेस आपकी कौन सी हैं। तो देख सकते हैं आप, मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज। इसके बाद सी में बोथ ए एंड और बी दिया गया है। तो इसका मतलब है कि मशीन और असेंबली लैंग्वेज जो है आपकी दोनों लो लेवल लैंग्वेजेस हैं। मशीन लैंग्वेज हमने फर्स्ट जनरेशन में यूज़ की थी और सेकंड जनरेशन में इंट्रोड्यूस हुई थी आपकी असेंबली लैंग्वेजेस। तो याद रखेंगे आप, दोनों ही हमारी लो लेवल लैंग्वेजेस हैं। थर्ड जनरेशन से हम हाई लेवल लैंग्वेजेस का यूज़ स्टार्ट कर चुके थे। नेक्स्ट पूछा गया है यहाँ पे, अ ट्रांसलेटर इज़ बेस्ट डिस्क्राइब्स एज। तो ट्रांसलेटर को हम क्या बोलेंगे, क्या मतलब बेस्ट डिस्क्रिप्शन क्या होगी इसकी ट्रांसलेटर की। तो ट्रांसलेटर आपका एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। ऑप्शन बी 30 के लिए राइट आंसर होगा। तो क्या होता है, ट्रांसलेटर कैन इंटरप्रिएट प्रोग्रामिंग कोड कन्वर्टिंग इनटू इंस्ट्रक्शन दैट अ कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड एंड एग्जीक्यूट। तो ट्रांसलेटर क्या करता है, प्रोग्रामिंग कोड को इंटरप्रेट कर देता है उस लैंग्वेज में जिसको कंप्यूटर समझ सके और उसको फिर एग्जीक्यूट कर सके। तो ट्रांसलेटर का आपका एग्जांपल हो जाएगा कंपाइलर। कंपाइलर इज एन एग्जांपल ऑफ अ ट्रांसलेटर दैट टेक्स अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज C++ and translate into machine language or assembly language that computer can understand। तो यहाँ पे हमने देखा कि आपका कंपाइलर जो होगा एग्जांपल हो जाएगा ट्रांसलेटर का, जो हम C++ में यूज़ करते हैं। इसके अलावा हम देखेंगे तो यहाँ पे देखा कि ट्रांसलेटर आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर है। अच्छा, सिस्टम सॉफ्टवेयर में हमने कंपाइलर तो आपको बताया, कंपाइलर के अलावा इंटरप्रेटर, असेंबलर
और ऑपरेटिंग सिस्टम भी आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर के एग्जांपल है, तो यहाँ से आप याद रखेंगे सिस्टम सॉफ्टवेयर के एग्जांपल्स को भी, ऑपरेटिंग सिस्टम, कंपाइलर, इंटरप्रेटर, असेंबलर एट्सेट्रा। नेक्स्ट है 31, इसमें पूछा गया है प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर इज ओन्ड एक्सक्लूसिवली बाय, तो जो आपके प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर होते हैं वो किसके द्वारा ओन किए जाते हैं, तो एक सिंगल कंपनी द्वारा, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। एक सिंगल कंपनी जो होगी वो अपने हिसाब से, अपने वर्किंग के हिसाब से सॉफ्टवेयर डेवलप करवाएगी, तो उसको हम बोलते हैं प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर। प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर इज एनी सॉफ्टवेयर दैट इज कॉपीराइटेड एंड बियर्स लिमिट्स अगेंस्ट यूज़, तो ऐसा सॉफ्टवेयर जो कि कॉपीराइटेड होता है और कुछ लिमिट्स होती हैं उसको यूज़ करने की, डिस्ट्रीब्यूशन एंड मॉडिफिकेशन दैट आर इम्पोज्ड बाय पब्लिशर, तो उसकी लिमिट्स होती हैं कुछ उसके यूज़ पे, उसके डिस्ट्रीब्यूशन पे और मॉडिफिकेशन पे, जो कि पब्लिशर या उसका डेवलपर या वेंडर जो है उस पर लगाता है रिस्ट्रिक्शन, तो रहती हैं प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर पे। एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल ऑफ प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर इंक्लूड माइक्रोसॉफ्ट विंडो, तो आपकी एमएस विंडो जो है, माइक्रोसॉफ्ट विंडो, अडोब फ्लैश प्लेयर, इसके अलावा अडोब फोटोशॉप, गूगल अर्थ, मैक ओएस, तो ये आपके जो है प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर के एग्जांपल हैं। इसमें कुछ रिस्ट्रिक्शंस रहती हैं, तो जो मतलब ये ओपन सोर्स नहीं होते हैं, तो ये जो भी कंपनी फर्म इनको बनाती है कुछ रिस्ट्रिक्शन इन पे लगा के रखती है। नेक्स्ट पूछा गया है व्हाट इज़ द नेम गिवन टू द प्रोसेस ऑफ इनिशियलाइजिंग अ माइक्रो कंप्यूटर विद इट्स ऑपरेटिंग सिस्टम, तो यहाँ पे पूछा गया है कि एक माइक्रो कंप्यूटर को उसकी परिचालन प्रणाली के साथ शुरू करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। मतलब एक नॉर्मली इसमें पूछा कि एक माइक्रो कंप्यूटर को आप ऑन करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, इसके सॉफ्टवेयर के साथ ऑन करते हैं, माफ कीजिए ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ ऑन करते हैं तो उसे क्या कहते हैं, तो आप सभी जानते हैं कि बूटिंग, ऑप्शन भी 32 के लिए राइट आंसर हो जाएगा। कोल्ड बूटिंग के बाद अपने कोल्ड बूटिंग और वार्म बूटिंग के बारे में भी सुना होगा। जब हम किसी सिस्टम को जो है बिल्कुल शट डाउन करके फिर से स्टार्ट करते हैं तो उसको कोल्ड बूटिंग कहा जाता है, जबकि हम किसी स्टार्ट कंप्यूटर को रीस्टार्ट करें सिर्फ तो उसको वार्म बूटिंग की कैटेगरी में रखा जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं 33 में पूछा गया है द प्रोग्राम इन द ऑपरेटिंग सिस्टम दैट डज प्रोसेसर मैनेजमेंट इज़ कॉल्ड, तो जो प्रोग्राम होता है ऑपरेटिंग सिस्टम में जो आपकी क्या करता है प्रोसेसर की मैनेजमेंट करता है, तो उस प्रोग्राम को हम क्या कहते हैं, तो ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर जो प्रोग्राम होता है उसको हम ट्रैफिक कंट्रोलर कहते हैं। ऑप्शन ए जो है 33 के लिए राइट आंसर हो जाएगा। तो जो ट्रैफिक कंट्रोलर है उसको हम इनपुट आउटपुट और ट्रैफिक कंट्रोलर भी बोलते हैं। ये क्या करता है, ये कीप्स ट्रैक ऑफ द स्टेटस ऑफ ऑल डिवाइसेस, जितनी भी डिवाइसेस हैं उनका ट्रैक जो है एक तरह से उनका रिकॉर्ड रखता है सभी डिवाइसेस का, इसके साथ ही कंट्रोल यूनिट्स का और कम्युनिकेशन चैनल का। तो ट्रैफिक कंट्रोलर का काम होता है सभी का स्टेटस ट्रैक करना, जिसमें आपकी सभी डिवाइसेस आ जाएंगी कंट्रोल यूनिट और कम्युनिकेशन चैनल्स के साथ। इसके अलावा ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर इनपुट आउटपुट शेड्यूलर और इनपुट आउटपुट डिवाइस हैंडलर्स भी यूज़ होते हैं, जो कि अपनी अपनी वर्किंग करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट द टाइप ऑफ अ रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, तो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा नहीं है। देखिए हार्ड रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, सॉफ्ट रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, लेकिन कॉम्प्लेक्स रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होता है कोई। जो थर्ड होता है हमारा वो होता है फर्म रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। तो 3 तरह के रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं हमारे पास, ये देख सकते हैं आप टाइप ऑफ रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, हार्ड रियल टाइम, सॉफ्ट रियल टाइम और फर्म रियल टाइम। अगला क्वेश्चन पूछा गया इसमें विच टाइप ऑफ कमांड्स इन MS DOS नीड एडिशनल फाइल्स फॉर देयर एग्जीक्यूशन, तो MS DOS में ऐसी कौन सी फाइल है जिनकी एग्जीक्यूशन के लिए आपको एडिशनल फाइल की ज़रूरत पड़ती है। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। जो आपकी एक्सटर्नल कमांड होती हैं उनकी एग्जीक्यूशन के लिए आपको एडिशनल फाइल की ज़रूरत पड़ती है। तो कुछ एक्सटर्नल कमांड्स देख लेते हैं डॉस में। वैसे तो और भी एक्सटर्नल कमांड्स होती हैं, लेकिन इसके आप देख सकते हैं यहाँ पे फॉर्मेट, SYS, एडिट, प्रॉम्प्ट, कॉपी, प्रिंट, ट्री, शॉर्ट, ये कुछ जो है आपकी MS DOS कमांड है, एक्सटर्नल कमांड्स जिनको बोलते हैं। तो
कुछ इंटरनल कमांड्स भी देख लेते हैं। एक्सटर्नल हमने देखी, इंटरनल में आ जाती हैं आपकी md मेक डायरेक्टरी, डेट, कॉपी, cd, टाइम, क्रॉप कॉन, टाइप एटसेट्रा, ये आपकी हो जाएंगी इंटरनल डॉस कमांड। इसके अलावा यहाँ आप देख पा रहे होंगे CLS क्लियर स्क्रीन, ये हमने परसों डिस्कस किया था, दो दिन पहले जो वीडियो हमने अपलोड किया था उसमें। कॉपी देखा आपने, वॉल्यूम देखा, डेट, टाइम, ट्री, MD, CD क्रिएट डायरेक्टरी, रीड डायरेक्ट RD, और RD कमांड आपकी रिमूव डायरेक्टरी के लिए, कॉपी है, डिलीट है, रीनेम है REN, MOV है, मूव, पाथ, लेबल, प्रॉम्प्ट, ये सारी आपकी इंटरनल कमांड है। जबकि एक्सटर्नल कमांड हमने यहाँ पे कुछ देखी, तो ये आपकी एक्सटर्नल कमांड्स आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन MS DOS चेंजिंग द अपीयरेंस ऑफ अ डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड। तो डॉस में हम आप किसी डॉक्यूमेंट की अपीयरेंस को चेंज करते हैं तो उसे क्या कहा जाता है, उसे कहते हैं हम फॉर्मेटिंग। और MS DOS में वैसे पूछा गया है, माफ़ कीजिए MS वर्ड है ये, तो MS वर्ड में हम डॉस, क्योंकि यहाँ पे हिंदी में जो लिखा है उसमें डॉस कर दिया है, ये वर्ड होगा। तो वर्ड में आप कोई भी चेंज करते हैं किसी डॉक्यूमेंट के अपीयरेंस में, तो उसे फॉर्मेटिंग कहा जाता है। 36 का भी राइट आंसर था। नेक्स्ट देख लेते हैं, विच कमांड इज यूज्ड इन MS एक्सेल टू कैलकुलेट द टोटल कैरेक्टर्स इन अ सेल। तो कौन सी कमांड आप यूज़ करेंगे MS एक्सेल में जो क्या करेगा, कैलकुलेट करेगा जितने भी कैरेक्टर हैं उस सेल में। तो LEN जो है कमांड आप यूज़ करते हैं, लेंथ, तो जितने भी कैरेक्टर होंगे उनकी लेंथ आपको बता देगा उस सेल में। ये एग्जांपल है आपके पास, देखिए हमने यहाँ पे लेन फंक्शन यूज़ किया B5 पे, तो ये आपका B2 3 4 5, माफ़ कीजिए ये है B5, ये देखिए रो नंबर है। तो B5 पे जब हमने फॉर्मूला लगाया तो इसने 5 कैरेक्टर काउंट किए। तो एप्पल में आपके 5 कैरेक्टर होते हैं। और वैसे ही हमने नीचे जैसे इस कमांड को ड्रैग किया तो यहाँ पे देखिए लिखा है स्पेस एंड कॉमा इंक्लूडेड। तो यहाँ पे जो है इसने 13 लेंथ दी है, इसने स्पेस भी काउंट किया और कॉमा भी, 1 2 3 स्पेस एक आगे, मतलब 4 5 6 7 8 9 10, एक स्पेस और आ गया 11, और C 12 और A 13, यानी टोटल इसने 13 यहाँ पे कैरेक्टर काउंट किए इस सेल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चार्ट इन MS एक्सेल्स आर कंस्ट्रक्टेड विद। तो MS एक्सेल में जो चार्ट हैं वो कैसे बनाए जाते हैं, कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं, किसकी सहायता से। तो ऑप्शन डी देख सकते हैं, बोथ A एंड B, यानी आप डेटा पॉइंट्स और डेटा सीरीज़ की हेल्प से चार्ट्स जो है तैयार कर सकते हैं। याद रखेंगे आप, डेटा पॉइंट्स और डेटा सीरीज़ की हेल्प से आप ये काम करते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, विच पावर पॉइंट फीचर विल यूज टू अप्लाई मोशन इफेक्ट टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स ऑफ अ स्लाइड। तो पावर पॉइंट में आप कौन सा फीचर यूज़ करेंगे मोशन इफेक्ट के लिए, अलग अलग ऑब्जेक्ट्स को, एक स्लाइड में जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं उनको मोशन इफेक्ट देने के लिए आप जो है कौन सा फीचर यूज़ करेंगे। तो ऑप्शन डी जो है एनिमेशन स्कीम। तो एनिमेशन स्कीम की सहायता से जो है आप ये टास्क परफॉर्म कर सकते हैं। याद रखेंगे आप, क्वेश्चन आप हिंदी में भी पढ़ सकते हैं, यहाँ पे हिंदी में भी दिए गए हैं। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ अ डेटाबेस यूज़र। तो इनमें से डेटाबेस यूज़र टाइप कौन सा है। तो ऑल ऑफ दीज, एप्लीकेशन प्रोग्रामर, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर और एंड यूज़र, ये तीनों आपके जो है डेटाबेस यूज़र होते हैं। वैसे तो आपके इसके अलावा 4 तरह के और डेटाबेस यूज़र होते हैं। टोटल आपके 7 तरह के डेटाबेस यूज़र होते हैं जो किसी डेटाबेस को यूज़ करते हैं। उसमें आ जाते हैं आपके डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, डेटाबेस डिज़ाइनर, सिस्टम एनालिस्ट, एप्लीकेशन प्रोग्रामर, पैरामेट्रिक या नेव यूज़र, सोफेस्टिकेटेड यूज़र और टेम्परेरी यूज़र या कैजुअल यूज़र भी बोलते हैं। और जो एंड यूज़र हैं आपके वो इसी कैटेगरी में आ जाते हैं। तो ये 7 तरह के होते हैं, याद रखेंगे आप। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ डेटा मॉडल। तो इनमें से डेटा मॉडल का टाइप कौन सा नहीं है। तो आपका हायरार्किकल मॉडल, नेटवर्क मॉडल, रिलेशनल मॉडल, ये तीनों जो हैं डेटा मॉडल के एग्जांपल हैं, टाइप्स हैं। लेकिन एब्स्ट्रैक्ट मॉडल जो है ये नहीं है। तो 41 का डी जो है राइट ऑप्शन होगा।
आप अलग अलग जगह देखेंगे तो आपको एक दो एक्स्ट्रा कहीं मिल जाएंगे, लेकिन जो बेसिकली आपके 4 तरह के डेटा मॉडल्स होते हैं उसमें आ जाते हैं आपके हायरार्किकल, नेटवर्क, ईआर मॉडल और रिलेशनशिप, माफ कीजिए रिलेशनल डेटा मॉडल। ये देख सकते हैं आप। वैसे तो आपके बहुत से नाम हैं, हायरार्किकल है, नेटवर्क है, ईआर मॉडल है और ई एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल है। इसके बाद ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल, ऑब्जेक्ट रिलेशनल मॉडल, फ्लैट डेटा मॉडल, बहुत सारे वैसे मॉडल हो जाते हैं ये। पर यहाँ देख सकते हैं आप, इन्होंने हमको 4 तरह के ये बताए हैं। रिलेशनल है, ये देखेंगे हायरार्किकल, नेटवर्क, ईआर और रिलेशनल मॉडल। और आप और ऑथर की बुक्स पढ़ेंगे या और देखेंगे तो बहुत सारे आपको 8 से 10 तरह के डेटा मॉडल भी मिल जाएंगे, लेकिन उनमें से आपको एब्स्ट्रैक्ट कोई भी देखने को नहीं मिलेगा। तो याद रखेंगे एब्स्ट्रैक्ट नहीं होगा। ऑप्शन 41 का डी राइट होगा। नेक्स्ट है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस इज एन एग्जांपल ऑफ। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस क्या है? एग्जांपल है एक DBMS का, यानी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का एग्जांपल है। तो ऑप्शन में ऐसा कुछ भी नहीं दिया गया है। कंप्यूटर CPU डिवाइस इसमें से बिल्कुल भी नहीं है। नन ऑफ दीज आप जो है राइट टिक करेंगे। आप याद रखेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस आपका डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का एक एग्जांपल है, जो कि MS मतलब माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से आपको प्रोवाइड करवाया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे हम 43। इन MS एक्सेस टेक्स्ट डेटा टाइप में कंटेन मैक्सिमम नंबर ऑफ। याद रखिएगा आप, जो आप MS एक्सेस आपका डेटाबेस है उसमें आप टेक्स्ट डेटा की जो मैक्सिमम कैरेक्टर रख सकते हैं, तो 255 कैरेक्टर तक ये हो सकता है। ऑप्शन ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अ सेंट्रल कंप्यूटर सराउंडिंग बाय वन और मोर सैटेलाइट कंप्यूटर इज कॉल्ड। तो हमने पिछले कल भी डिस्कस किया था कि एक सेंटर में कंप्यूटर होता है लास्ट वीडियो में, और उसके आसपास अगर आपके एक बहुत सारे कंप्यूटर होते हैं जो कि एक सैटेलाइट कंप्यूटर होते हैं, तो वो जो है आपका एक स्टार नेटवर्क या स्टार टोपोलॉजी हमने पढ़ा था। तो स्टार टोपोलॉजी वो क्रिएट करेंगे। उसमें हमने बस, रिंग, हाइब्रिड, स्टार, मैश ये सब पढ़े थे, अगर आपको याद होगा। लास्ट वीडियो आप देख सकते हैं एग्जांपल के साथ। नेक्स्ट देखते हैं 45। A machine that connects two or more electronic mail system and transfer message between them is called। तो जो मेल सिस्टम को जो है कनेक्ट करता है तो उसको हम मेल गेटवे बोलते हैं। एक मशीन जो होती है, यानी मेल गेटवे एक मशीन है जो दो और उससे अधिक मेल सिस्टम को जो है कनेक्ट करती है और मैसेज को ट्रांसमिट करती है या ट्रांसफ़र करती है उनके बीच। तो मेल गेटवे, ऑप्शन सी 45 का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट हमसे पूछा गया इन OSI मॉडल विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर डिसाइड द पाथ ऑफ डेटा। तो OSI मॉडल की 7 लेयर हमने देखी थी। ये क्वेश्चन जब जब आता है हम इसको डिस्कस करते हैं। तो इसमें पूछा गया कि कौन सी लेयर जो है डिसाइड करती है डेटा का पाथ। तो आपका ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेटवर्क लेयर ये डिसाइड करती है। जब भी हम OSI मॉडल से रिलेटेड कोई क्वेश्चन डिस्कस करते हैं तो मैं आपको ये पिक्चर ज़रूर दिखाता हूँ। तो इससे हमको पता चल जाता है कि नेटवर्क लेयर में क्या क्या डिसाइड होता है, मतलब क्या क्या ये चीज़ें आती हैं। क्योंकि ये जो आपने यहाँ पढ़ रहे हैं आप HTTP, FTP, SL, SHSC, API, TCP, UDP, इससे भी क्वेश्चन बनते हैं। तो ये तो आप हमेशा याद रखेंगे। जो फिजिकल लेयर के सामने लिखा है डेटा लिंक, नेटवर्क, इनके सामने जो भी है वो आप याद रखेंगे। आज मैं आपको ये चीज़ दिखाऊंगा। तो इसमें नेटवर्क लेयर क्या करती है, डिसाइड करती है विच फिजिकल पाथ द डेटा विल टेक। तो यही क्वेश्चन में पूछा गया कि ये कौन सी लेयर डिसाइड करती है। तो नेटवर्क लेयर। डेटा लिंक लेयर के हिसाब से भी आप पढ़ सकते हैं कि वो उसका क्या काम है। फिजिकल लेयर का ट्रांसपोर्ट, सेशन, प्रेजेंटेशन और एप्लीकेशन, तो आप सभी को देख सकते हैं। तो ये वाली और ये वाली इमेज आप हमेशा याद रखें, और मैं बार बार दिखाता हूँ इसको क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर बनता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। अ वेबसाइट इज़ अ कलेक्शन ऑफ। तो वेबसाइट क्या होती है? कलेक्शन होती है वेब पेजेस की। तो ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं दिया गया है, याद रखेंगे आप। अ वेबसाइट इज़ अ कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस। 47 का डी, नन ऑफ दीज राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ ईमेल एड्रेस। तो ईमेल एड्रेस में क्या कौन सा पार्ट ये नहीं है? तो ऑप्शन सी जो है प्रोटोकॉल ईमेल एड्रेस का पार्ट नहीं है। तो आपका जो वैलिड ईमेल एड्रेस है उसमें 2 पार्ट ही होते हैं। एक आपका यूज़र नेम होता है और लास्ट आपका डोमेन नेम होता है। जो @ के बाद यूज़ किया जाता है वो आपका डोमेन नेम होता है, और जो @ से पहले आप यूज़ करते हैं वो यूज़र नेम होता है।
तो यहाँ पे पूछा गया है कि प्रोटोकॉल जो है ये ऐसा कोई भी पार्ट नहीं होता है ईमेल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू राइट वेब पेजेस। तो हमने ये क्वेश्चन पिछले वीडियो में दूसरी तरफ से पूछा गया था कि HTML की सहायता से हम क्या कर सकते हैं। तो हम वेब पेजेस डिज़ाइन कर सकते हैं, और यहाँ पे पूछा गया कि वेब पेजेस किसकी यूज़ करके डिज़ाइन किए जाते हैं। तो ऑप्शन बी HTML की सहायता से यूज़ किए जाते हैं आपके वेब पेजेस। 50 देख लेते हैं। इसमें पूछा गया सॉफ्टवेयर प्रोग्राम दैट क्लोज पोटेंशियल सिक्योरिटी ब्रीचेज इन एन ऑपरेटिंग सिस्टम नोन एज। तो आपके वो सिक्योरिटी पैचेज जो है इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा। 51 देखेंगे हम। अ वायरस दैट कैन डिलीट एंटीवायरस सॉफ्टवेयर इज कॉल्ड। तो ऐसा कौन सा वायरस है जो आपके एंटीवायरस सॉफ्टवेयर को ही डिलीट कर देता है। तो इसको याद रखेंगे आप, रेट्रो वायरस कहा जाता है ऐसे वायरस को। ऐसा वायरस आपके सिस्टम में होगा तो आपका जो सिस्टम के अंदर आपने एंटीवायरस डाला होगा वो उसी एंटीवायरस को डिलीट कर देगा। तो रेट्रो वायरस जो है ऑप्शन सी 51 का राइट आंसर है। 52 देखेंगे जो कि इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन भी है। एनकैप्सुलेशन इज ऑल्सो नोन एज। तो एनकैप्सुलेशन को हम क्या बोलते हैं? इंफॉर्मेशन हाइडिंग। एनकैप्सुलेशन की आप जब डेफिनेशन देखेंगे तो उसमें लिखा होता है, तो आपके ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के प्रिंसिपल में 4 प्रिंसिपल आते हैं। तो उसमें ही आपको एब्स्ट्रैक्शन, इनहेरिटेंस, एनकैप्सुलेशन और पॉलीफॉर्मिज्म देखने को मिलते हैं। इसमें एनकैप्सुलेशन का काम होता है आपके टू मेक श्योर दैट द सेंसिटिव डेटा इज हिडन फ्रॉम यूज़र। तो एनकैप्सुलेशन का काम होता है जो सेंसिटिव डेटा है आपका उसको हाइड करना यूज़र से। तो 52 का ए राइट आंसर होगा। यहाँ पे आपके क्वेश्चन खत्म हो गए। एक लास्ट क्वेश्चन इसमें कंप्यूटर से रिलेटेड तो है नहीं, जीके से रिलेटेड है। चलिए देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग साइट हैज़ द मोस्ट इम्प्रेसिव ड्रेनेज सिस्टम। तो आपके कौन सी साइट है जिसका सबसे प्रभावशाली जो ड्रेनेज सिस्टम यानी निकास व्यवस्था थी, कहाँ पे थी? तो मोहनजोदाड़ो में, मोहनजोदड़ो जिसे हम कहते हैं, वहाँ पे आपकी ड्रेनेज की जो थी सबसे इम्प्रेसिव यानी सबसे प्रभावशाली व्यवस्था की गई थी। तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक शेयर करते रहिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।